एवं तत्सत सज्जनों, ज्योतिष शास्त्र में फलादेश के 3 नियम प्रधान हैं। पहला जन्म कुंडली द्वारा, दूसरा प्रश्न कुंडली द्वारा और तीसरा गोचर द्वारा। गोचर क्या है कि जन्म के समय जन्मांग चक्र में चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है वही जातक की राशि कहलाती है, और जन्मकालीन चंद्रमा को मान करके कौन ग्रह वर्तमान में कहाँ जा रहा है, इससे जो फलादेश होता है उसको गोचर कहते हैं। गोचर विचार में सबसे प्रधानता शनि की है। शनि की प्रधानता इसलिए है, शनि एक राशि में 30 माह अर्थात 2.5 वर्ष रहते हैं। ये 2.5 वर्ष का काल चंद्रमा से पूर्व की जो राशि है, जो गणना करने पर चंद्रमा से 12वीं राशि होती है, उसमें 2.5 वर्ष रहते हैं। फिर चंद्र राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। फिर चंद्रमा से दूसरी राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। ये तीनों कालों को मिला करके 7.5 वर्ष होता है, और इसी काल को 7.5 कहते हैं। 7.5 जो है जनमानस में बड़ा ही भय पैदा करता है, और प्रायः सब लोग 7.5 सुन करके घबराते हैं। 7.5 का प्रभाव सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी पड़ता है, लेकिन उसका अध्ययन जो है हम करने में असमर्थ हैं। जो ज्योतिष के सिद्ध पुरुष हैं वह तो उस पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। 7.5 के प्रभाव के विषय में आज मैं इसलिए बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आगामी 5 मई 2025 को शनि मीन राशि में संक्रमण कर रहे हैं। तो शनि के मीन राशि में संक्रमण करने से मेष राशि की 7.5 शुरू हो रही है, क्योंकि मेष से गणना करने पर मीन राशि 12वें भाव में आती है, और यह प्रथम 7.5 का चक्र है। मीन में शनि जो है शुभ फल भी देते हैं, लेकिन लग्न में देते हैं। मीन राशि जो है बृहस्पति की राशि है, तो धनु और मीन में शनि का शुभ फल भी है। लेकिन जब वही शनि गोचर वर्ष 12वें भाव में, मेष से 12वें भाव में आ जाते हैं, तो शुभ फल शुभ होते हुए भी अशुभ फल को ही अधिक देते हैं। कारण यह है कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि काल नरस्य दुखम, शनि जो है काल पुरुष के दुख स्वरूप है। शनि को ये जो संचित कर्म है, संचित कर्म को मानव मात्र पर या कहिए प्राणी मात्र पर भोग कराने के लिए यह निर्धारित किया गया है। संचित कर्म का फल शनि के द्वारा ही व्यक्ति भोगता है। संचित कर्म में जो कुछ हमने अच्छा कर्म किया है उसका भी फल मिलता है, और बुरा कर्म जो किया है उसका भी फल मिलता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो 7.5 सूट कर रही है, कोई अनिष्ट नहीं कर रही है। तो इसका कारण यही है कि पूर्व जन्म में जो उनके संचित कर्म है वो इतने पुण्यशाली हैं कि उनका प्रभाव जो है 7.5 में भी अच्छा ही है। किंतु प्राणी का जो है ज्यादा बुरे कर्म से ही जो है वो संचय होता है, और उसी की मात्रा अधिक होती है। इसलिए अधिकांश लोग 7.5 का बुरा परिणाम ही भोगते हैं। मेष राशि में शनि का क्या प्रभाव है व्यय भाव में होने के लिए, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। मेष राशि जातक का जो है सिर है। सिर में कौन कौन अंग हैं? तो 2 आंख है,
दो कान है, नाक है, मुंह है, जिह्वा है, ऊपर जो जिसको हम सिर कहते हैं वह है, जिसमें असंख्य शिराएं हैं। तो सबसे पहले शनि का मेष राशि में मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। चूंकि मेष राशि शनि की नीच राशि है, इसलिए मस्तिष्क में सोचने की शक्ति हमारी विकृत हो जाती है। मस्तिष्क में कभी कभी तो रक्त के ठीक से संचरण न करने से ट्यूमर बन जाता है, गांठ बन जाती है, ऑपरेशन तक की नौबत आती है। यह शनि का ही जो है मेष में फल है। शनि का जो है कान पर, आंख पर और नाक पर भी प्रभाव है, लेकिन ज्यादा प्रभाव अनुभव में यह आया है कि 12वें भाव में होने पर दांत का रोग जो है व्यक्ति को जरूर होता है। दांत का रोग और आंखों में, चाहे वो बाईं आंख हो चाहे दाईं आंख हो, जरूर प्रभाव होता है। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आपकी दाईं आंख या बाईं आंख या दांत खराब हो ही जाएंगी, लेकिन यह शनि का अनिष्ट प्रभाव है। यह निश्चित है कि दांत में कोई रोग होगा और आंख पर भी जो है ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कान पर प्रभाव कम इसलिए पड़ता है कि कान जो है बृहस्पति का क्षेत्र है, आकाश गुण वाला है, और बृहस्पति शनि के लिए समभाव में है, इसलिए कान रोग की संभावना कम होती है। इसलिए घ्राणेन्द्रिय जो नाक है, नाक जो है बुध का क्षेत्र है, जिह्वा भी बुध का क्षेत्र है, इसलिए वहां भी जो है प्रभाव कम होता है। किंतु नेत्र जो है तेजस क्षेत्र है, ये सूर्य का ज्यादा प्रभाव है और सूर्य शनि के प्रबल शत्रु हैं, इसलिए नेत्रों पर जरूर प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार दांत पर जो है मज्जा और हड्डी, ये भी सूर्य और मंगल का प्रभाव है, इसलिए दांतों पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव शनि का यह है कि धन, जो संचित धन है, पैतृक धन है, वो धीरे धीरे व्यय होने की स्थिति में आ जाता है। वह आपको तत्काल यह नहीं है कि 5 मई को ही उसका अनुभव होने लगे, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका अनुभव आपको होने लगेगा। लाभ तो आप पैदा करेंगे। वो धन जो है संचित धन, पैतृक धन, धीरे धीरे उसमें कुछ अवरोध पैदा हो जाता है, व्यय होना शुरू हो जाता है। शनि मीन राशि में है तो इसलिए वह व्यय जो है शुभ कार्यों में भी होता है, और अशुभ कार्य में व्यय होना तो यह तो शनि का स्वाभाविक गुण ही है। संचित धन के बाद संचित भूमि, इस पर भी प्रभाव होता है। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपके विद्या पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, आपके वाणी पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या होता है कि आपकी वाणी जो एकदम संवरी सजी सजाई वाणी होती है, उसमें विकृति आ जाती है, हकलाहट भी आ जाए तो कोई ठीक नहीं है। आपके जो है विद्या, जो आपने तमाम परिश्रम करके अर्जित किया है, उसमें भी विघ्न आ सकता है। किसी सेवा में जाना चाहते हैं तो उस पर भी विघ्न आ सकता है। पराक्रम भाव पर जो है भाई बहन के लिए और आपके पराक्रम के लिए भी शनि का 12वें भाव में रहना उचित नहीं है। माता को जो है 12वें भाव में शनि के रहने पर निश्चित है कि पीड़ा होगी, और माता से आपके संबंध जो है कुछ अंश तक प्रभावित भी होंगे। प्रभावित का मतलब यह है कि विरोधाभास की स्थिति रहेगी। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है आपका होगा 5वें भाव पर, जो पुत्र का भाव है, पुत्र के बुद्धि और विद्या का भाव है, पुत्र के विवेक का भाव है। इसमें जो है निश्चित है, यह मैं बिल्कुल घोषणा कर रहा हूं कि आप पुत्र से पीड़ित जरूर होंगे। आपके पुत्र के भाग्योदय में रुकावट आएगी, और पुत्र जो है आपसे शत्रुता का भी भाव कर सकता है। पत्नी के लिए भी व्यय का शनि जो है प्रतिकूल ही है, अनुकूल नहीं है।
पत्नी से भी संबंध में कटुता आ सकती है। धनु राशि जो नवम भाग में है, भाग्य भाव में है, तो बृहस्पति का जो दूसरी राशि मीन राशि है वह मेष से 12वें में है, और धन जो है भाग्य स्थान में है। तो भाग्य स्थान पर भी शनि का प्रभाव प्रतिकूल ही पड़ेगा। अगर आप ज्यादा दिन से परिश्रम कर रहे हैं तो धन जो है या आधिकारिक राशि है, इसमें आपको कोई पद मिल सकता है, लेकिन पद मिलने में तमाम संघर्ष भी करना पड़ सकता है। अब इतनी बातों को बताने के बाद ये शनि का जो है प्रथम व्यय भाव में जो गोचर है, इसका परिणाम मैंने बतलाया है। संक्षेप में आप यह जान लें कि जब जन्म राशि में शनि दूसरे चरण में आएंगे तो उस 2.5 वर्ष में आपके स्वास्थ्य पर, आपके प्रतिष्ठा पर और आपके कुल खानदान पर, सब पर जो है कि असर पड़ेगा। यह जो है शनि के दूसरे साढ़े साथी का संक्षेप में फल है। शनि जब तीसरे साढ़े साथी में यानी पैर पर जब वो आएंगे तो हो सकता है कि आप लकवा से ग्रस्त हो जाएं। हो सकता है कि आपके बृहत्तर परिवार में किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाए, या बृहत्तर परिवार में किसी की मृत्यु भी संभव है। यह निश्चित है कि यह शनि के साढ़े साथी का तीसरे गोचर में फल है। अब वह जो है कि अभी दूर है, उसके विषय में फिर मैं 1 वर्ष के बाद फिर प्रकाश डालूंगा, आपको सचेत करूंगा। लेकिन शनि का जो प्रथम जो गोचर 2.5 वर्ष के लिए है, उस पर ही मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। यह जो है शनि मीन राशि के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है बृहस्पति का नक्षत्र है। इसमें अनुकूल फल भी प्राप्त होंगे और प्रतिकूल फल भी प्राप्त होंगे। हाँ, यह ध्यान रखें, शनि जब उत्तरा भाद्रपद पर पदार्पण करेंगे तो आपको उस समय सचेत रहना आवश्यक है। उस समय शनि का आपको विशेष जो है इस व्यय भाव में ही प्रथम साढ़े साथी के चरण में ही विशेष कष्ट का अनुभव होगा। उस समय आप किसी योग्य विद्वान से मिल करके और शनि के शांति के लिए प्रयास जरूर करें। शनि की शांति के लिए भगवान महामृत्युंजय के शरण में आप जाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जप आप जरूर कराएं। यदि आप सक्षम हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जप 1.25 लाख की संख्या में करावें, क्योंकि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप अगर हो गया तो 5 वर्षों तक इसका प्रभाव रहता है। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र जप कराने में सक्षम नहीं हैं तो आपके करने के लिए मैं कुछ उपाय बतला रहा हूं जो आप स्वयं कर सकते हैं, और शनि की साढ़े आपको जरूर अनुकूल फल देगी। इसका आप अनुभव जरूर करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पहला कि जब आप भोजन करें, भोजन की थाली जब आपके पास आवे तो चाहे वो थाली विविधता से भरी हो, अनेक प्रकार के व्यंजन हो या सामान्य व्यंजन हो, आप उसमें से 5 कवर या 5 ग्रास जितना आप भक्षण करते हैं उसकी मात्रा निकाल करके अलग एक प्लेट में रख दें और शनैश्वराय नमः कह दें। उस प्लेट में या तो पहले से तेल लगा लें या नहीं तो भोजन करने के बाद थोड़ा सा तेल उस पर डाल दें और किसी कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से अगर आप नित्य करते हैं तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप 12 महीना इसे न कर सकें तो 40 दिन तक अवश्य करें। दूसरा उपाय मैं यह बतला रहा हूँ कि काली जो चींटी होती है उसके बिल को देख लें कि जहाँ चींटियाँ ज़्यादा काली एकत्रित होती हैं वहाँ प्रतिदिन जो है थोड़ा सा घी मिक्स करके उसका चूरा और थोड़ा सा चावल वहाँ जो है छिट दें। अगर हो सके तो काले तिल को भी गुड़ में मिक्स करके छिट दें।
इसलिए चींटियों को दाना जो है आप जरूर दें। तीसरा उपाय यह है कि आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सवेरे दीपदान करें और पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। 1 लोटा जल में तिल मिला करके शनैश्वराय नमः कर करके पश्चिम मुख होकर करके और शनि को जल दान करें। यह ध्यान दें कि शनिवार को प्रातः काल सूर्योदय के पहले आप पीपल वृक्ष के जड़ में तिल का तेल या सरसों का तेल से दीपक एक प्रज्वलित करें और उस दीपक के नीचे भी तिल थोड़ा सा रख दें। पुनः 7 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करके और सीधे जो है अपने घर चले जाएं। चौथा और आखिरी उपाय मैं आपको बतला रहा हूँ कि अगर आप बहुत पीड़ित हो जाएं तो अंतिम उपाय है कि आप शनि का व्रत करें। शनि का व्रत जो है कम से कम 21 शनिवार को करें और व्रत के दिन आपको करना क्या है कि शनि की लोहे की प्रतिमा बनाएं और उसे तिल पुंज पर स्थापित करें। एक पाटा पर काला वस्त्र बिछा लें, उस पर काला तिल रखें और उस पर प्रतिमा रखें। प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराने के बाद तिल के तेल या सरसों के तेल से स्नान करावें। फिर शनिदेव की षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजन करें और राजा दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है उसका पाठ करें। इससे अगर आप 21 शनिवार करते हैं तो इसका अचूक परिणाम आपको मिलेगा। एक बात मैं भूल गया बतलाने से कि शनि के दिन व्रत में आप क्या भोजन करें। तो ग्रहों के व्रत में आप यह ध्यान रखें कि नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है और अपराह्न काल में ही कुछ लिया जाता है। तो अपराह्न काल में आप खीर ले सकते हैं, लेकिन उस खीर में शास्त्रों में तो आया है कि थोड़ा सा काला रंग मिला दिया जाए, लेकिन इससे बढ़िया है कि आप 2-4 दाना उसमें तिल छिड़क दें और उस खीर का भोजन करें। फिर व्रत रहें और रविवार को आप जो है प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और तब पारणा करें। आज का जो है 7.5 के प्रथम चरण के विषय में मैंने विवेचना कर दिया। 7.5 के दूसरे चरण का विवेचन फिर आगे करूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्